नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में विकसित भारत 2047 विषय पर प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम धामी ने की शिरकत। विकास भारत के विजन और आत्मनिर्भर भारत के रोडमैप पर हुई चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भाजपा पर बड़ा हमला। आंतरिक सर्वेक्षणों में बीजेपी के जनाधार में गिरावट का किया दावा। का कांग्रेस निभा रही विपक्ष की सकारात्मक भूमिका। चमोली और रुद्रप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसे। देवाल में खाई में गिरे वाहन में 3 लोगों की मौत और 3 घायल। रुद्रप्रयाग में कार हादसे में 3 की मौत, 3 गंभीर घायल। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच गढ़वाल पुलिस अलर्ट मोड पर। आईजी राजीव स्वरूप ने हुड़दंगियों को दी सख्त चेतावनी। ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार में 214 लोगों की गिरफ्तारी। कानून व्यवस्था पर विशेष नजर। तो वहीं देहरादून में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। तापमान में गिरावट से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शिरकत की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि हमें अपनी चुनौतियों और कमियों को सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को रोजगार केंद्रित बनाने पर जोर दिया, ताकि नई पीढ़ी नौकरी तलाशने वाली नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बने। चुनाव में युवाओं को टिकट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही बनता है जो पिच पर समय बिताता है। उन्होंने बदलते दौर में एआई और डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रभाव का भी विशेष उल्लेख किया। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की उन्नति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। युवा जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में इतिहास बन जाता है। और युवा ही वो शक्ति है जिन्होंने चाहे देश के अंदर बड़े आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के आंदोलन हुए हो, आपातकाल का आंदोलन हुआ हो, या हमारे राज्य का उत्तराखंड का आंदोलन हुआ हो, राज्य स्थापना का, उन सभी में सबसे बड़ी प्रखर भूमिका किसी की रही तो नौजवानों की और युवाओं की रही है। और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा देश भारत है, जहां की करीब 65% जनसंख्या 42 वर्ष से कम आयु की है। किसी भी देश को आज जब हम विश्व में देखते हैं कि एक छोटा छोटा देश ओलंपिक के गेम में पदक लेके आता है, और हमारा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी का देश, जिसमें हर प्रकार के स्किल भी है, हर प्रकार का क्षमता भी है, फिर भी हम मेडल की दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। पिछले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया को काफी नीचे तक उतारा और लोगों में और युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ी। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो खेल में अपना भविष्य भी देख रही है। और यही कारण है पिछले वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे अन्य बैडमिंटन से लेकर लॉन टेनिस तक, अभी हमारे खिलाड़ी अब हर फील्ड में आ रहे हैं।
देहरादून के सिंगनीवाला स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित विकसित भारत 2047 एकेडमिक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार कर रही है। वहीं नितिन नबीन ने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य युवाओं की जो भागीदारी है नवाचार की शक्ति से ही पूरा होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये प्रवास संगठन को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार के तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा। यूजीसी को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है। कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पर गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। साथ ही साथ मैं आज के दिन सब चीज की बात किया, लेकिन अगर महिलाओं की बात न करूं तो आधी आबादी के साथ बेईमानी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में जिस प्रकार से यहाँ पर 30% का आपने रिजर्वेशन दिया है, और कहीं न कहीं अब हम आधी आबादी को रोक नहीं सकते। बूथ नंबर 138 पर बूथ कमेटी सदस्य की बैठक हुई और अभी विकसित भारत के सेमिनार में शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका आगमन हुआ। इसके बाद हमारी मीडिया, सोशल मीडिया की एक मीटिंग है, युवा संवाद है। लगातार इन सब कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ उत्तराखंड के अंदर संगठन के स्वरूप को परखा है, वहीं उत्तराखंड के अंदर और क्या किन किन चीजों की आवश्यकता है संगठन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो, उसे करने का उन्होंने हमको निर्देशित किया है। देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण विषय पर एक प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य रूप से शिरकत की। सम्मेलन के दौरान देश और प्रदेश के विकास, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप पर गहन चर्चा की गई। प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत आज विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र पर, हर वैश्विक मंच पर आज भारत की मांग बढ़ रही है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। आज भारत न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी आज व्यापक परिवर्तन चारों ओर देखने को मिल रहा है। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आज मैं जब यहाँ पर आपके बीच में इस चर्चा में भाग लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे 2047 के विकसित भारत का सपना लेकर आगे चलना है और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मैं भी मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर 2047 का जो सपना है वो क्यों का सपना नहीं है, वो हर भारतवासियों का सपना बनना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासियों अगर मिलकर एक साथ एक टीम भावना में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था
कि हम हमेशा बिलीव करते हैं टीम इंडिया में, टीम भारत में, और मैं मानता हूं उस टीम भारत का हर सदस्य इस सपने के साथ आगे बढ़े कि मुझे 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दौरे के तीसरे दिन देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजधानी देहरादून का टपकेश्वर मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है और ये मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी और इसी कारण देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने बड़ा दावा किया। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे से कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है। सनातन की इस भूमि से अध्यक्ष ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आज भाजपा 22 राज्यों में है और आने वाले वर्षों में संपूर्ण भारत में भाजपा शासित राज्य होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का साल 2047 का विकसित भारत का मिशन अवश्य पूरा होगा। उत्तराखंड में साल 2027 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा के नाम होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का मिशन हम सब कामयाबी से मिलकर पूरा करेंगे और 2027 भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर जो उत्साह उनके आने से बना है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर 2027 का ये जो चुनावी आगाज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों में और जनता में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगे। युवा मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देश है, सनातन की भूमि है, भारतीयता राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर 2047 का विजन सभी राज्य मिलकर पूरा करेंगे। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षणों में पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तक कराए गए 3 सर्वे में से 2 की जानकारी उनके पास है और दोनों में भाजपा के जनाधार में गिरावट दर्ज की गई है। गोदियाल ने कहा कि भाजपा खुद अपने सर्वे के नतीजों से चिंतित है और तीसरे सर्वे में भी गिरावट की तस्वीर सामने आ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता का समर्थन इस बार पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सर्वे किए जो मेरी जानकारी में, उसमें से 2 सर्वे के अंश मेरे पास भी आए। जो 2 सर्वे में जो अंश मेरे पास आए उनमें लगातार वो गिरावट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके संभावनाओं पर जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहा है, गिरावट होते जा रही है, आते जा रही है। अब उसके लिए हो सकता है कि वो कोई तरीका इजाद कर रहे हो कि भाई इसको कैसे थामा जाए। एक सर्वे और होना है और यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि उसमें भी वो गिरावट दर्ज करेंगे। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद 1170 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। इस मौके पर आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में सभी अग्निवीरों को धर्मगुरुओं ने देश रक्षा की शपथ दिलाई। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने सभी सैनिकों को उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश सेवा का ये मौका किस्मत वालों को मिलता है और भारतीय फौज उन माता पिता की आभारी है जिन्होंने अपने सपूत राष्ट्र को सौंपे हैं। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया।
रुद्रप्रयाग के पाली लिंक रोड पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम उपनिरीक्षक धर्मेंद्र पवार के नेतृत्व में पहुंची। राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। कार में 8 लोग सवार थे। एसडीआरएफ ने खाई से 5 घायलों को सुरक्षित निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में महेंद्र सिंह, अंजन सिंह और संगीता देवी की मौके पर मौत हो गई। घायलों में रेशमा देवी, दक्षित सानवी, वैभव और विहान शामिल हैं। सभी लोग उथत गांव के बताए जा रहे हैं। देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र की चेतना बस्ती पार्क में भारी बारिश के चलते एक निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार ढह गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नीचे खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पूर्व पार्षद और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने बिना मजबूत फाउंडेशन और ड्रेनेज सिस्टम की दीवार बनाई थी, जिससे छोटी सी बारिश में ही ये हादसा हो गया। ये एमडीडीए से 99.30 लाख रुपए की लागत से एक पार्क का निर्माण यहाँ पे हो रहा था और अक्टूबर 2025 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और मैं वर्तमान जब से मैं ये पार्क बन रहा है तब से मैं इसे देख रहा हूँ। मैं क्योंकि रोज मेरा यहाँ से आना जाना होता है, रोज ठेकेदार से मिलना होता है। जब ये दीवार का निर्माण हो रहा था, मेरा उसी टाइम ऑब्जेक्शन मैंने कर दिया था कि भाई आप इसमें एक प्रॉपर फाउंडेशन डालिए और एक पत्थर की दीवार आप इसमें लगाइए और पानी की निकासी प्रॉपर करें। पर ठेकेदार द्वारा करा किया गया कि 9 इंच की दीवार उठाकर और बिना पानी की निकासी करके अंदर 7 से 8 फीट उसने भरान कर दिया। और आज आपके सामने है कि शुक्र मानो ये दिन के टाइम ये दीवार ढही है। अगर रात या शाम के टाइम ये दीवार ढहती तो बहुत कैजुअलिटी भी होती। और जिस तरीके से देखिए यहाँ पे नीचे बस्ती है, बस्ती में कुछ ड्राइवर कुछ लोग रहते हैं जो मालिकों की गाड़ियां चला के यहाँ खड़ी करते हैं। आज उनकी गाड़ियां सब क्षतिग्रस्त हो रही है। ये दोपहर के टाइम पे हुआ था जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और जो ये गाड़ी दबी पड़ी है इसमें तो इसके ड्राइवर बैठे हुए भी थे। वो तो थोड़ी सी गिरी थी दीवार, तब वो नीचे उतर गए, वरना तो आप समझ ही सकते हैं। और बाय चांस अगर ये रात के समय हादसा होता तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 गाड़ियां आराम से खड़ी रहती हैं रोज। तो अगर वो भी सारी दब जाती, और अभी आप देख रहे इतने सारे लोग रोज रात में यहीं रहते हैं, फिर भी ये भी गिर सकती थी। और दूसरी बात, जिस समय ये दीवार बन रही थी उस समय ठेकेदार ने यहाँ पे बिल्कुल भी फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं बनवाई। नैनीताल में शनिवार को ही अचानक मूसलाधार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। इस दौरान वीकेंड होने के कारण शहर में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। अचानक तेज बारिश शुरू होने से माल रोड और नैनी झील पर घूम रहे सैलानियों ने शेल्टरों का सहारा लिया। हालांकि इस दौरान कुछ पर्यटक तेज बारिश के बावजूद सुरक्षित किनारे पर लौटने के बजाय नैनी झील के बीचों बीच लाइफ जैकेट पहनकर पैडल बोट चलाते दिखाई दिए। तो वहीं बारिश के चलते ठंडी सड़क स्थित शनि मंदिर परिसर में जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल में इन दिनों मैदानी क्षेत्रों की शरीर झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। गर्मियों की छुट्टियों के चलते लवर्स पॉइंट, माल रोड, हिमालय दर्शन और स्नो व्यू पॉइंट पर पर्यटकों से गुलजार हो रखे हैं। भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। नगरी की जो पार्किंग है पूरी तरीके से पैक हो गई है। सैलानी मुक्तेश्वर, रामगढ़, कैंची और पंगोट के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि वे परिवार के साथ सुकून के पल बिताने हसीन वादियों में आए हैं। फोर्टी 45 डिग्री तक जा रहा है, तो इसलिए इस वैकेशन में हमने थोड़ा ठंडा मौसम देखने के लिए हम लोग नैनीताल पहली बार आए हैं। हम हमारी गाड़ी लेके यहाँ पे आए हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे। मैं एक्चुअली अपने ऑफिशियल टूर पे था, हल्द्वानी आया था, तो ऑफिशियल टूर के साथ साथ मैंने कहा एक बार पास में ही 1 घंटे का रन है, वो क्या आते हैं एक बार। बट यहाँ आके पता चला यहाँ का वेदर ही बिल्कुल एक अलग लेवल पे है। जितनी ह्यूमिडिटी दिल्ली एनसीआर में है उसके कंपैरेटिवली 80% यहाँ ज़्यादा बेटर है। सुबह की जो दिन की जो हवाएं हैं बहुत अच्छी हैं। वो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। जो ठंडी हवाएं चल रही हैं उसमें बहुत मजा आ रहा है। गर्मी से कुछ आराम मिला है यहाँ पर। वहाँ पे क्लाइमेट अभी बहुत गर्म है, बहुत, इस वजह से थोड़ा पहाड़ी इलाके में ठंडी का मजा लेने के लिए आए। फैमिली के साथ? फैमिली के साथ में।
तो कितना एंजॉय कर रही हो मौसम? बहुत अच्छे से। हम यहाँ 3 दिन का टूर है हमारा, हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं राजस्थान से आई हूँ, तो मतलब यहाँ का वेदर काफी बढ़िया है। यहाँ एकदम ग्रीनरी है, और राजस्थान में तो इस टाइम मतलब सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने सोचा कुछ दिन नैनीताल में घुमाते हैं, यहाँ का वेदर वगैरह बहुत बढ़िया है। टेम्परेचर 46 प्लस है। अगर हम चाहें वहाँ पे तो विदाउट एसी कूलर के नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ अगर हम जब से हम आए तब से हमको एसी की जरूरत नहीं है, कूलर की जरूरत नहीं है। यहाँ का वातावरण और टेम्परेचर बहुत अच्छा है। इस बार टूरिस्ट अच्छा आने की उम्मीद है। गर्मी बहुत पड़ रही है, नीचे छुट्टियां भी हैं, तो इस बार ऐसा कोई रीजन नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ ना आए। इस बार अच्छा टूरिस्ट चलने की उम्मीद है। और जहाँ तक इसकी जो टूरिस्ट की फैसिलिटी का सवाल है, हमारी होटल एजेंसी जो होती है, हम लोग तो हमेशा इसके तैयार रहते हैं कि टूरिस्ट को वेलकम करें, किस तरह से वेलकम करें, क्या उनको कोई दिक्कत ना आए। तो कुछ हमारी लिमिटेशन जैसे पार्किंग वगैरह को लेकर दिक्कत आती है कई बार, हमारे प्रशासन से काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। चमोली जनपद के गोपेश्वर में गृह सचिव शैलेश बगौली ने कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था, अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीवी, मालखाना और आमजन को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। गृह सचिव ने पुलिसिंग में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने, फॉरेंसिक जांच प्रणाली को मजबूत करने और सीसीटीएनएस व आईसीजेएस के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनमैत्री पुलिसिंग पर जोर देते हुए 0 FIR और EFIR की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की बात कही है। साथ ही लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने और फॉरेंसिक वाहन को अपडेट करने के भी निर्देश दिए। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।